हूं पूर्णिमा मिश्रा। चुनावी अड्डे का वक्त हो चला है। आज आपके सामने चुनावी अड्डे में कई चीजें होंगी। एक मुस्लिम मंत्री के रुद्राभिषेक पर घमासान मचा है। प्रधानमंत्री ने पंजाब के गुरदासपुर में बड़ा बयान दिया तो मध्य प्रदेश में वंदे मातरम का दाव कमलनाथ के उल्टा पड़ गया और कैसे अशोक गहलोत के आते पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र को हटाने का फरमान जारी हुआ। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, सियासी घमासान की लाइन अब 2019 की हो चुकी है। कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, बीजेपी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और इन सब के बीच आपको अयोध्या भी ले चलेंगे, जहां पर मंदिर पर अब दो टूक मांग उठने लगी है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद से अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वंदे मातरम को लेकर जो घमासान मचा है उसे आपको जरूर समझना चाहिए। सियासी बवाल के बाद कमलनाथ सरकार ने फैसला यह दिया कि अब से वंदे मातरम कार्यक्रम में लोग शामिल होंगे। नए नियम के मुताबिक पुलिस बैंड के साथ मार्च निकाला जाएगा। भोपाल में शौर्य स्मारक से वल्लभ भवन तक मार्च होगा। हर महीने की पहली तारीख को वंदे मातरम को लेकर बड़ा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी तो शामिल होंगे ही, साथ ही इस कार्यक्रम में जनता भी शामिल होगी और ये 2019 से पहले की तस्वीर है जब वंदे मातरम को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। और अब आपको यह भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे 24 घंटे से मध्य प्रदेश में वंदे मातरम को लेकर घमासान मचा है। कैसे इस मामले में सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कूद गए हैं। कैसे शिवराज ने इस मुद्दे पर बिना देर किए कांग्रेस को घेर लिया। वंदे मातरम का विवाद अब शाह वर्सेस राहुल में बदल गया है। मध्य प्रदेश से शुरू हुए इस विवाद का महत्व कितना है, इसे अमित शाह के ट्वीट से समझा जा सकता है। पहले देखिए कि शाह ने इस विवाद में पूछते हुए क्या लिखा। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि वंदे मातरम का यह अपमान क्या उनका फैसला है। मध्य प्रदेश सरकार के इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले पर राहुल गांधी को देश की जनता के सामने अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। अमित शाह इतने पर ही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा, वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाकर कांग्रेस ने न सिर्फ देश की स्वाधीनता के लिए वंदे मातरम का जयघोष गाकर अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर बलिदानियों का अपमान किया है, बल्कि यह मध्य प्रदेश की जनता के साथ भी विश्वासघात है। वंदे मातरम का विवाद क्या है और क्यों मध्य प्रदेश की इस लड़ाई में सीधे बीजेपी अध्यक्ष कूद गए। दरअसल मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई वाली नई कांग्रेस सरकार ने बिना किसी लिखित आदेश के उन सरकारी कर्मचारियों के लिए वंदे मातरम गाने पर रोक लगा दी जो मंत्रालय के वल्लभ भवन के बाहर महीने की पहली तारीख को वंदे मातरम के गायन के लिए जमा हुए थे। शिवराज के राज में अगर सामूहिक वंदे मातरम का गायन हो रहा था तो उसका लिखित आदेश था। इसे बंद होने के लिए भी लिखित आदेश होना चाहिए, लेकिन शायद कांग्रेस सरकार इससे बचना चाहती थी, लिहाजा उसने कुछ अधिकारियों से कहकर गायन रुकवा दिया। बीजेपी को जैसे इसकी खबर लगी तो मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। वंदे मातरम पर हो हल्ला मचा तो सीधे इसमें पूर्व सीएम शिवराज सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है, उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की सरकार ने आते ही वंदे मातरम के गान की परंपरा को समाप्त कर दिया। मैं प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से ये मांग करता हूं कि वंदे मातरम का गान पूर्ववत कैबिनेट की बैठक के पूर्व और हर महीने की 1 तारीख को वल्लभ भवन के प्रांगण में कराया जाना चाहिए और यदि वो इसको नहीं करते तो मैं स्वयं देशभक्तों के साथ वंदे मातरम का गान वल्लभ भवन के प्रांगण में करूंगा। हंगामा बड़ा होता देख मुख्यमंत्री कमलनाथ सामने आए और सफाई दी, लेकिन इस सफाई में भी कोई सीधा जवाब नहीं था। वंदे मातरम पर राजनीति हो इसे मैं गलत मानता हूँ कि इस पर ही वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं, कभी मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति की मैं सख्त निंदा करता हूँ।
वंदे मातरम का मैं एक नया रूप दूंगा और वो आज कल में घोषित करूंगा। कमलनाथ का जवाब सीधा नहीं। इस बीच अमित शाह जब इस मुद्दे पर सामने आ गए तो कांग्रेस पूरी तरह से इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई। फिलहाल डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है और वंदे मातरम की जगह जय हिंद का रास्ता खोजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब के गुरदासपुर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पहुंचे। छात्रों से बात करते हुए कई तरह की बातें उन्होंने की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस के सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार देश को मजबूत कर रही है। हमने किसानों की भी मदद की और देश के लिए कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए। विकास चाहे संसाधनों का हो, सुरक्षा का हो या फिर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का, देश को मजबूत करने में हमारी सरकार निरंतर जुटी हुई है। गुरदासपुर तो बाबा नानक की धरती है। अगले वर्ष गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती आने वाली है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि गुरु नानक देव जी ने जो संदेश दिया, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। इसी भावना के तहत देश की सभी राज्यों के अलावा दुनिया भर में समारोह का आयोजन किया जाएगा। करोड़ों सिख भाई बहनों की मांग को देखते हुए एनडीए की सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया। ये कॉरिडोर गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक साहिब को करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब जोड़ने का काम करेगा। इसके तहत यहां डेरा बाबा नानक शिव से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक सारी आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। पीएम ने गुरदासपुर में देश के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए विज्ञान में प्रगति और उसके जरिए आगे बढ़ने का मूल मंत्र भी दिया। हमने कृषि विज्ञान में काफी प्रगति की है। हमारे यहां पैदावार भी बढ़ी है, गुणवत्ता भी सुनिश्चित हुई है, लेकिन न्यू इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। नए विस्तार की जरूरत है। हमें सिर्फ रिसर्च करने के लिए रिसर्च नहीं करनी है, बल्कि अपनी फाइंडिंग को उस स्तर पर ले जाना है जिससे दुनिया उसके पीछे चलना शुरू करे। ये मुकाम हासिल करने के लिए हमें रिसर्च का विस्तृत इकोसिस्टम बनाना होगा। आज ऐसे तंत्र की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पॉपुलेशन डायनेमिक्स की हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केट प्लेस की। आज इसी इकोसिस्टम के जरिए हम अपने देश के टैलेंट पूल के पोटेंशियल का फायदा उठा सकते हैं। गुरदासपुर में मोदी ने सीधे कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया गया। जिनका इतिहास सिर्फ एक परिवार के जयगान का रहा हो और जो आज भी वंदे मातरम और भारत माता की जय का विरोध कर रहे हो, रोक लगा रहे हो, जिनका इतिहास
हजारों सिख भाई बहनों को बेरहमी से हत्या का हो, और जो आज भी दंगों के आरोपियों को मुख्यमंत्री पद का पुरस्कार दे रहे हो, उन लोगों से पंजाब समेत पूरे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। करीब 3.5 दशक से आप सभी, पूरा देश न्याय के इंतजार में था। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके अपराधियों को सजा मिले, कांग्रेस के नेताओं को सजा मिले, ये पूरे देश की मांग थी। और आज भी ये मांग उतनी ही प्रबल है। एक परिवार के इशारे पर जिन जिन आरोपियों को सज्जन बताकर फाइलें दबा दी गई थी, एनडीए सरकार ने उनको बाहर निकाला, एसआईटी का गठन किया, और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परिणाम आपके सामने है। और चुनावी अड्डा में अब आपको एक बार फिर से मध्य प्रदेश हम लेकर चलते हैं, जहां मीसा बंदियों की पेंशन बंद होने के बाद हंगामा मचा है। दरअसल कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में एक के बाद एक पहली सरकार के फैसले पलट रही है, और इसी में एक फैसला है इमरजेंसी का विरोध करने वाले लोगों को मिल रहे पेंशन को बंद करना। सवाल यह है कि मीसा पेंशन है क्या, और कांग्रेस इसे बंद करने की जल्दी में क्यों है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में खेल शुरू हो चुका है। राजस्थान में सरकारी कागजात पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर हटाने का आदेश हुआ, तो मध्य प्रदेश में इमरजेंसी के वीरों के पेंशन पर कमलनाथ सरकार ने रोक लगा दी। दरअसल इमरजेंसी के दौरान देश में हजारों लोग बिना वजह जेलों में ठूसे गए। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे तपन भौमिक जो भोपाल में रहते हैं, वो उन्हीं में से एक है। 2008 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने ऐसे लोग जिन्होंने इमरजेंसी के फैसले को चुनौती दी और बिना वजह जेल गए, उन्हें पेंशन देकर सम्मानित करने का फैसला किया। 2008 में इसकी शुरुआत 3,000 रुपए प्रति महीने से हुई। 2017 में ये राशि 25,000 प्रति महीने तक पहुंच गई। मध्य प्रदेश में 2,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें शिवराज सरकार के समय 25,000 रुपए महीने पेंशन मिला करती थी, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान मीसा कानून का खुलकर विरोध किया और जेलों में ठूस दिए गए। कांग्रेस की आंखों में यह पेंशन चुभ रही थी, क्योंकि ऐसे लोग सीधे कांग्रेस सरकार के फैसले की मुखालिफत वाले थे। लेकिन पार्टी 3 टर्म से एमपी की सत्ता से बाहर थी, लिहाजा वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। 2017 में जैसे सत्ता कांग्रेस के हाथ लगी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, ये आदेश जारी हो गया। देखिए आदेश है, उप सचिव धर्मेंद्र कुमार जैन ने इसे जारी किया। इसमें महालेखाकार की रिपोर्ट को हवाला बनाया गया है और तत्काल प्रभाव से इस पेंशन को रोकने को कहा गया है। हद तो ये हो गई कि पेंशन तो रुकी सो रुकी ही। इमरजेंसी में मुखालफत करने वाले वीरों को कांग्रेस सरकार में गुंडे मवालियों की उपाधि भी मिली। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि शिव के राज में इस कोटे में कई गुंडे मवालियों को पेंशन मिल रही थी। मतलब सालाना 75 करोड़ के फंड वाली मीसाबंदी सम्मान निधि अब बंद होगी। अब सवाल आपके मन में जो उठ रहा होगा वो ये कि आखिर इमरजेंसी के दौरान लड़ने वाले ऐसे लोगों को मीसाबंदी क्यों कहते हैं। दरअसल मीसा एक कानून है जिसका मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसी के तहत इमरजेंसी का विरोध करने वालों पर लाठियां चली और उन्हें जेलों में ठूसा गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम इसी कानून पर रख दिया, मीसा भारती। ऐसे मीसाबंदियों को बिहार में भी पेंशन मिलती है और देश के कई राज्यों में भी गैर कांग्रेसी सरकारों ने ऐसे इंतजाम किए। खासकर बीजेपी ने इसका सियासी फायदा उठाना चाहा, लिहाजा इस फंड को रोक दिया जाए, ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो वर्तमान कांग्रेसी सरकार है, इन्होंने दमनकारी नीति, इंदिरा गांधी के पदचिन्हों पर चलकर दमनकारी नीति को अपनाना प्रारंभ किया है। सबसे पहले इन्होंने मीसा बंदियों को जो मिलने वाली पेंशन है उस पर रोक लगा दी गई। उसमें उन्होंने बहाना ये बनाया कि अब पहले हम इसकी जांच करेंगे, को चालू करेंगे।
लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया और तुरंत अनाप शनाप मतलब किसी प्रकार से निर्णय लेकर के इसको बंद करने का आदेश, ये आदेश मेरे पास है। आदेश इतना गोलमाल है जिसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आगामी आदेश तक मीसाबंदियों को जो मिलने वाली राशि है इसको स्थगित किया जाएगा। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 2000 लोग हैं। कमलनाथ इन्हें फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते क्योंकि इन्हें पेंशन मिलने से कांग्रेस एक तरह से इसे मान लेगी कि इमरजेंसी का फैसला गलत था। लेकिन दिक्कत यह है कि इस निधि को शुरू करने के लिए शिवराज सरकार ने विधानसभा से विधेयक पास करवाया था, लिहाजा इसे खत्म करने के लिए भी विधेयक पास करवाना होगा। खबर यह है कि कांग्रेस को सहयोग दे रहे पार्टी के अंदर के कई विधायक ये नहीं चाहते कि कानून खत्म हो। ऐसे में अगर असेंबली में वोटिंग हुई तो इस कानून को खारिज करना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने फैसलों की वजह से तो चर्चा में हैं, तो उनके नेता अपने बड़बोलेपन की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित श्रम मंत्री और बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। ये कैबिनेट मंत्री मैं नहीं बनाऊं, कैबिनेट मंत्री एक एक व्यक्ति दूसरी बात, किसी भी अधिकारी को फोन करो अगर काम नहीं करता फिर मुझे बताओ। ठीक है सर। मैंने आज मीटिंग में बोल दिया, मेरा एक एक कार्यकर्ता मेरा मंत्री है, जो फोन करे उसका पालन होना चाहिए। जो कर्मचारी अधिकारी पालन नहीं करेगा उसको लात देके बाहर कर। और वहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से लगातार गहलोत सरकार भी चर्चा में है। अब अशोक गहलोत के एक मंत्री का रुद्राभिषेक करते हुए वीडियो सामने आया है। रुद्राभिषेक के लिए शिव परिवार के आगे बैठे राजस्थान के अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद हैं। सालेह मोहम्मद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में मंत्री बनने के बाद अपनी विधानसभा पोखरण के रामदेवरा में शिव मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। आगे बढ़ने से पहले जरा सालेह मोहम्मद के हुलिये पर नजर डालिए। एक मुसलमान के लिए मूर्ति पूजा की सीधी मनाही होती है, लेकिन सालेह मोहम्मद ने ललाट पर त्रिपुंड धारण किया, हाथ में कलावा बांधा, गेरुआ वस्त्र धारण किया और किसी हिंदू की तरह शिव परिवार के सामने बैठे और पूरे विधि विधान से रुद्राभिषेक करने लगे। सालेह मोहम्मद गहलोत सरकार में इकलौते मुस्लिम कैबिनेट मंत्री हैं। सालेह मुस्लिम धर्मगुरु गाजी फकीर के बेटे हैं। पोखरण विधानसभा सीट से उन्होंने भाजपा प्रत्याशी महंत प्रतापपुरी को हराया है। महंत प्रतापपुरी का प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पोखरण पहुंचे थे, लेकिन जनता ने सालेह मोहम्मद को कंधे पर बिठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने सालेह मोहम्मद की शिव पूजा, उनका रुद्राभिषेक भी देखा, लेकिन अब आपको राम भक्ति भी दिखाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा उसमें राम मंदिर का भी मुद्दा है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद ये मुद्दा और गरमाया। 4 जनवरी यानी कि कल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले आपको हम अयोध्या लेकर चलते हैं। अयोध्या के लोग राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या सोचते हैं, मोदी के बयान को लेकर क्या सोचते हैं, सुनिए। आज बात अयोध्या के सरयू के किनारे से होगी राम मंदिर की। राम मंदिर की बात इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि सरकार अध्यादेश नहीं ला रही है। ऐसे में अयोध्या की जनता क्या सोचती है, साधु संत क्या सोचते हैं, क्योंकि साधु संत एक टकटकी लगाए बैठे थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा। तो क्या आस साधु संतों की टूटी है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। समाजवादी पार्टी से दान बहादुर जी भी हैं, साथ ही साथ राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी है, हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास जी हैं और साथ ही साथ तमाम मेहमान हैं। संतोष दुबे जी हैं जो विवादित ढांचे को गिराए जाने के आरोपी रहे हैं। तमाम मेहमान हैं। अयोध्या के वो तमाम लोग हैं जो एक लंबे समय से इंतजार में थे कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन अब पीएम मोदी के इस बयान के बाद लोग क्या सोचते हैं और
अब आगे लोगों की उम्मीद क्या है, किससे उम्मीद है, सबसे पहले बात करेंगे। आचार्य जी आप बताइए, मुख्य पुजारी है आप, भगवान राम आप कहते हैं कि बड़े कष्ट में है, तिरपाल में है, आंधी हो, पानी हो, बारिश हो, जाड़ा हो, सब कुछ सहते हैं वहां। राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर बनाने की बात थी, क्या अब लगता नहीं कि अब बन पाना थोड़ा सा लंबा समय होगा, क्योंकि बीजेपी तो बनाने से रही, अध्यादेश नहीं ला रही है सरकार। देखिए 26 वर्ष से वहाँ हम कष्ट झेल रहे हैं, रामलला हमारे झेल रहे हैं, और इस आशा पर कि सरकार ने जो वादा किया था अपने घोषणा पत्र में किया था, तो आशा थी कि जब सरकार सत्ता में आएगी तो रामलला का भव्य मंदिर बनाएगी। लेकिन जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे और जो कोर्ट से होगा उसी के अनुसार आगे का कार्यवाही होगी, तो कोर्ट पहले भी चल रहा था। जब अध्यादेश से इनका आया क्या घोषणा पत्र आई और चुनाव के समय में, तब भी रामलला का जो केस है वो हाई कोर्ट में चल रहा था, फिर तब उस समय उनकी ये चर्चा नहीं हुई। अब अपने आदेश को जो इन्होंने घोषणा किया था उसे स्पष्ट रूप से हमारे प्रधानमंत्री मुकर गए हैं। रामलला को और रामलला के तमाम अनुयायियों को, भक्तों को बहुत निराशा हुई है। निराशा हुई है, क्या आपको भी निराशा हुई है? आप तो हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं, हनुमान जी को भक्त कहा जाता है राम जी का, क्या वहां पे भी निराशा लग रही है? समस्त हिंदू जाति को निराशा है, साधु संतों को निराशा है कि मोदी जी जिस प्रकार उन्होंने कहा कि अध्यादेश नहीं लाएंगे, इसके नाते निराशा है, क्योंकि हिंदू जनमानस और साधु संत उनसे अपेक्षा यही रखती थी कि मोदी जी जल्द ही राम जन्मभूमि मंदिर पे निर्माण के लिए कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा दिया कि अध्यादेश नहीं लाएंगे, इसके नाते साधु संतों में रोष है, हिंदू जनमानस में रोष है। और अगर अब तो सरकार समाप्त होने की ओर है, अब तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के ऊपर ही सभी हिंदू जनमानस साधु संत का जो विश्वास है, अब कोर्ट की ही सहारे ही कुछ हो सकता है। अब सरकार तो कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि अब समय बचा नहीं, अब समय लास्ट है। तो सभी हिंदू जनमानस और साधु संत यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, जल्द से जल्द राम जन्मभूमि का निर्माण हो। लेकिन कैसे हो? मोदी जी ने साफ कर दिया, लेकिन एक चीज और कही है, 70 साल में कांग्रेस ने इस मामले को उलझाया और आप कांग्रेस से समझौता करने जा रहे हैं, अलायंस करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने उलझाया, उन मोदी जी को कांटा भी गड़ता है तो कांग्रेस की 70 साल की बात याद आ जाती है। 2 सीट से इनको 280 सीट जनता ने दिया, भारत की जनता ने दिया। ये कोई वादा अपना पूरा किए? ये शुद्ध व्यवसायी हैं, ये राम मंदिर का व्यापार करते हैं। और इसी के साथ चुनावी अड्डा में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस।